जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, लास्ट में संकर्ण के प्रकार तक हम पढ़े थे और संकर्ण के प्रकार को हम आज डिफाइन करने वाले हैं कि संकर्ण में जैसे sp संकर्ण होता है, sp स्क्वायर होता है, sp3 होता है, ये कैसे बनते हैं, इसकी आकृति क्या होती है और इसके जो कोण होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। जब हम संकर्ण पढ़ते हैं तो उसकी संरचना में 3D हमको दिखता है और इस 3D को समझने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो आप सबके घर में उपस्थित होते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी कुछ पेन्स हैं, ये पेन के माध्यम से हम 3D को समझेंगे और यहाँ पास डायग्राम भी मैं बनाऊंगा और हम पेन के माध्यम से भी 3D को समझेंगे कि इसके जो एंगल्स हैं वो इसकी संरचना जो है कैसे बनती है। ठीक है, तो यानी कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस क्लास को दूसरे फ्रेंड तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट इस क्लास को अच्छी तरह से सीख सकें और पढ़ सकें। तो चलिए संकर्ण की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि संकर्ण को पढ़ने से पहले हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उन सब के बारे में मैंने एक लाइन से आपको बताया था। जैसे कि आवर्त सारणी, इसके बाद इस प्रकार के ढेर सारे जैसे क्वांटम नंबर, स्पीडी आकृति, इलेक्ट्रॉन भरने संबंधित नियम, अष्टक नियम, लुईस की संरचना, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप संकर्ण को समझ सकते हैं। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था, हमने पॉइंट बताए थे कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ हमने आपको बताया था परिभाषा। ठीक है, परिभाषा हमने बताया था, संकर्ण परिभाषा के बारे में हमने आपको बताया था। इसके बाद हमने उसमें नियम बताए थे और फिर हमने प्रकार बताया था। ठीक है, ये चीजें हमने समझी। हम परिभाषा और नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। आज हम इसका प्रैक्टिकली चीजें समझेंगे और ये प्रकार जो होते हैं कि sp ये कैसे बन गया, ठीक है, sp स्क्वायर ये कैसे बन जाते हैं, sp3 हम यानी कि कैसे निर्धारित कर देते हैं कि ये sp संकर्ण है, sp2 है, sp3 है, इसकी आकृति को हम कैसे निर्धारित कर देते हैं कि ये रेखीय होगा, इसके कोण इतने 180 होगा, मतलब कैसे निर्धारित। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक सन्निकट ऑर्बिटल आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही ऊर्जा के समान नए ऑर्बिटल बना लेते हैं जितने हम ऑर्बिटल शुरू में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पास हम एक परमाणु ले लेते हैं, मैं कोई एक भी परमाणु लेता हूँ, ठीक है, माना कि हम x परमाणु लेते हैं। ठीक है, हम किसी भी परमाणु का नाम नहीं लिख रहे हैं। यक्स परमाणु में यदि हम इसके कक्षकों की बात करें तो यक्स कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक होते हैं। ध्यान से समझते चलना इस चीज को। ठीक है, कैसे sp बनता है, sp स्क्वायर कैसे बनता है, sp3 कैसे बनता है, वो सब कुछ यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यक्स कक्षक में एक उपकोष होता है, ठीक है, ये उपकोष है। पी में कितने उपकोष होते हैं, 3 होता है। डी में अधिकतम कितने होते हैं, 5 होता है। यस में कितने, 1, पी में कितने, 3 और डी में कितने, 5 होता है। दो या दो से अधिक सन्निकट ऑर्बिटल आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही ऊर्जा के समान नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, संकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को हमने बहुत ही पढ़ा है, लेकिन आप इसको समझते हैं क्या है। जैसे कि यह एक ही परमाणु, ठीक है, एक परमाणु, इसके हम 2 ऑर्बिटल ले, 3 ऑर्बिटल ले, ठीक है, 4 ऑर्बिटल ले, तो उतने ही आपस में सभी ऑर्बिटल जुड़ते हैं और एक नए ऑर्बिटल बनता है। लेकिन उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे जितने ऑर्बिटल हमने लिए थे। कहने का तात्पर्य यह है, समझना, पहला ऑर्बिटल ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, जैसे s और p। जब दोनों जुड़ते हैं तो यह बन जाता है sp। क्या बनता है, s और p बनता है। लेकिन कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। ठीक है, यदि आपने पिछली क्लास को देखा होगा तो मैंने यही भी बताया था नियम में कि जितने ऑर्बिटल कक्षक में भाग लेंगे, जितने ऑर्बिटल भाग लेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। 2 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो 2 कक्षक नए बन जाते हैं। ठीक है, यदि इसमें ऊर्जा ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए। समझ रहे हैं बात को। तो यानी कितने संकृत ऑर्बिटल हो गए, 2। sp कितने बन गए, संकृत ऑर्बिटल, संकृत कक्षक या ऑर्बिटल। ठीक है,
अब क्या करेंगे, sp संकरण, ठीक है, sp संकरण कहलाएगा। लेकिन याद रखना ये स्मॉल में होता है, s और p दोनों स्मॉल में होते हैं, ठीक है। sp संकरण, ठीक है। कितने ऑर्बिटल संकरित, 2 sp संकरित कक्षक, ठीक है। समझ गए इस चीज को कैसे बना, 2 ऑर्बिटल हमने ये लिया और ये 2 बन गए। अब आगे समझते हैं दूसरा, जैसे कि हम एक और p कक्षक ले लें, क्या ले लें, एक और p कक्षक ले लें, तो अब देखिए क्या बनेगा हमारे पास, एक p कक्षक यदि हम और ले लें तो क्या बन जाएगा, s और p, क्या बन जाएगा, s और p। तो 1 2 3 ऑर्बिटल जुड़कर 3 नए कक्षक का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, संकरित होकर। अब ये संकरित ऑर्बिटल होगा कितना, sp²। तो एक sp² नहीं बनेगा, 3 sp², ये 3 sp²। समझ रहे बात को, फिर से समझिए, हम एक ही नहीं लिख देंगे, एक sp नहीं बनेगा, एक sp² नहीं बनेगा, इसमें 3 बन जाएंगे, ठीक है। तो यस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पास sp² का संकरण, कितने ऑर्बिटल संकरित हुए हैं, 3, यहाँ पास 3 sp² संकरित ऑर्बिटल, ये कक्षक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम एक कक्षक और ले लेते हैं, एक कक्षक हमने और ले लिया। अब देखिए s और 1 2 3 p है, तो sp3, लेकिन sp3 के कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, 4, 1 2 3 4, तो संकरित होकर कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ही बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ पास आप ऐसे लिख सकते हैं, sp3 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 sp3। कितने ऑर्बिटल संकरित हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पास क्या बनेगा, sp3 संकरण और 1 2 3 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल, ठीक है, संकरित कक्षक। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। अब समझना आगे, हमने sp3 तक तो कर लिया, अब आगे d पर चलेंगे, ठीक है। तो d क्या करेगा, इसी प्रकार से। अब अगला अगर हम d ले लेते हैं तो sp3d बन जाएगा sp3d। तो 1 2 3 4 5 संकरित ऑर्बिटल हुए, तो समझ चुके ना कि ये कितने बनेंगे, 5 बार बनेगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 हो गया, 1 2 3 4 5। तो sp3d, ठीक है, इसका sp3d और इस वाले का sp3d, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो चौथा नंबर sp3d संकरण और कितने ऑर्बिटल नए बन रहे हैं, 4 ही बनेंगे, ठीक है, सॉरी 5 sp3d संकरित कक्षक, ठीक है। मेरे बात को समझ गए, इस चीज को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो हम डिफिनेशन पढ़े थे हम उसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। और जो डिफिनेशन हमने कहा था कि 2 या 2 से अधिक सन्निकट, यानी कि 2 एक नहीं होना चाहिए, दो ही चीज आपस में जुड़ेंगे ना। जब 2 आपस में जुड़ते हैं तो एक नया ऑर्बिटल, एक नया संकरण बनता है sp संकरण। लेकिन इसमें कितने संकरण ऑर्बिटल बनेंगे नए, 2 ही बनेंगे, यानी कि जितने हम लेंगे उतने ही बनेंगे, ठीक है।
अब इसमें जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही इसमें ऊर्जा होगी, समान ऑर्बिटल, ठीक है, समान ऊर्जा की, ठीक है। तो sp पढ़ लिया, sp2, sp3 और sp3d। इसी प्रकार जितने आगे हमने आपको प्रकार बताए थे पिछले क्लास में वो सब इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए समझने में काफी मदद करेगा, ठीक है। इससे आप एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं और आप यदि बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको समझने में काफी मदद करेगा, ठीक है। देखिए हमने 5 लिया तो ये 5, इसी प्रकार आप जितने भी बनाना चाहते हैं तो बड़े ही आराम से चीज को बना सकते हैं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ पास एक चीज देख लेना कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसने संकरण इसमें भाग लेता है, कितने कक्षक भाग लेते हैं, तो यहाँ पास इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, ठीक है। ये इस प्रकार से मैं आपको समझा दे रहा हूं। और यहां पास हम लिख देते हैं संकरण कि कौन से संकरण हमको प्राप्त हो रहा है, और यहां पास मैं लिख देता हूं संकरित ऑर्बिटल, संकरित कक्षक, ठीक है, संकरित कक्षक। यदि हम 2 कक्षक लेते हैं तो 2 ऑर्बिटल संकरित होते हैं, यदि हम 3 ऑर्बिटल लेते हैं तो 3 नए संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। यदि 4 ऑर्बिटल लेते हैं तो 4 नए संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, यदि 5 ऑर्बिटल लेते हैं तो 5 नए संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक बात। इसी प्रकार जितने प्रकार मैंने बताया था उन सब के भी इसी प्रकार से बनता है, जैसे कि sp3d2 संकरण, तो इसका कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे अगला d लेंगे, क्योंकि d2 हो गया ना, 3 2 5 1 6 हो गया, तो यहाँ पास लिखेंगे 6 sp3d और 3 संकरित ऑर्बिटल कक्षक, ठीक है। इस प्रकार से आप बड़े आराम से आप ये निकाल सकते हैं, ये समझ सकते हैं, या किसी को समझा भी सकते हैं कि संकरण कैसे बनता है, sp कहाँ से आया, sp2 कहाँ से आया, कितने कक्षक भाग लेते हैं, कितने नए कक्षक बनते हैं, वो आराम से आपने यहाँ पर समझा होगा और बहुत ही अच्छे से सीखा भी। इसके साथ ही एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक यदि हम 7 लेते हैं तो कितना हो जाएगा sp3 और d3, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया संकरण। इसी के नीचे लिख लीजिए संकरण, और अब इसमें जितने कक्षक लेंगे, 7 कक्षक लिए हैं तो 7 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है। sp3d3 संकरित ऑर्बिटल, संकरित ऑर्बिटल, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये इसको नीचे लिखना है, सबसे लास्ट में नीचे जगह लिखा है, इसलिए हमने इसको ऊपर लिखा, ठीक है। तो लिख लीजिए भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, संकरण और संकरित कक्षक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी जो कोण कैसे बनता है, संरचना, ठीक है, आकृति इसको हम बोलते हैं, और इसके साथ जो हम बताए थे कि समतली बनेगा या फिर इसके अष्टफल की बनेगी, वो सब हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले आकृति समझाना चाहता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम थोड़ी सी आकृति समझेंगे, फिर हम कोण और संरचना पर आते हैं। sp संकरण की जो आकृति हमने बताया था पिछली क्लास में, वो कैसे बनेगा, उसका निर्धारण कैसे करेंगे, और उसके जो कोण होगा वो कैसे बनेगा, और मैं आपको 3D भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी आकृति समझ लेते हैं। जैसे कि यश का जो होता है आकार गोलाकार होता है, लिख लें इसको, गोलाकार होता है। पी की जो आकृति होती है वो डंबल के होते हैं, वो डंबल जैसे होता है, डमरू जैसे, ठीक है, डंबल।
इसको डंबल बोलते हैं, ठीक है। और डी में जो आकृति बनता है वो डबल डंबल का बनता है। डबल डब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं डबल डंबल, डंबल लिखना, डंबल, ठीक है। यहां पास बनेगा डबल डंबल, यानी कि दो डंबल, दो डमरू, ठीक है। यहाँ पास दो डमरू, एक डमरू ये हुआ, एक दूसरा डमरू ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पास एक ही डंबल को प्रयोग करेंगे, यहाँ इसकी आकृति गोलाकार होती है, ठीक बात। तो ये चीज समझ चुके हैं। तो जैसे यश की आकृति कैसे होती है, गोलाकार होती है। पी की को इस प्रकार से बनाती है, ठीक है। अक्ष के हिसाब से बनता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है, त्रिविमीय बनती है। अब क्या हुआ, जब हम इसको संकृत करते हैं तो संकरण के पश्चात, ध्यान देना है, यहाँ पास बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, यहाँ पास ये और ये मिलकर संकृत होकर ये बनाता है इस प्रकार से। ये क्या, छोटी पाली, छोटी पॉली और एक बड़ी पॉली बनेगा, ठीक है। एक बड़ी सभी दो ऑर्बिटल आपस में संकृत होते हैं और संकृत होने के बाद इस प्रकार की संरचना रख लेते हैं, ठीक है। दो चीज, इसको नोट डाउन कर। अब समझते हैं कि एसपी संकरण की जो आकृति है रेखी कैसे बनता है, एसपी स्क्वायर की आकृति क्या होगी, उसके एंगल्स क्या होंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पास लिखा है संकरण के प्रकार, दूसरे लाइन पे लिखा है संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, तीसरे में लिखा है मैंने संकृत कक्षकों की संख्या, जिसको मैंने अभी सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम नया क्या पढ़ने वाले हैं, कोण और संरचना, ठीक है। जैसा कि संकरण के प्रकार, पहला प्रकार कौन सा हमने पढ़ा था, एसपी संकरण, ठीक है। कौन सा संकरण पढ़ा था, एसपी संकरण। तो कितने कक्षक भाग लिए थे, दो कक्षक भाग लिए थे। संकृत कक्षकों की संख्या कितनी थी, दो थी, है ना। मैंने बताया ना था कि जैसे यस और पी है, इसका एक है, इसके तीन है, तो यस और पी मिलके दो नए, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बन जाते हैं, ऐसे बताया था ना मैं। तो ये वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पास संकृत कक्षकों की संख्या दो। अब देखिए यहाँ पास एसपी बन रहा है, तो कितने एसपी होंगे, दो एसपी होगा, दो एसपी। अब इसके जो ऑर्बिटल, क्योंकि संकृत ऑर्बिटल है तो इसके जो डंबल है, एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा, इसमें भी एक छोटा एक बड़ा बनेगा। आई बात समझ में, लीनियर फॉर्म में यहाँ पर लिख लीजिए रेखीय, ठीक है। अब इसे यदि हम यदि हम इसे डंबल के रूप में दिखाएं तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखिए ये, ठीक है, ये दिखेगा। अब देखिए ये जो है एसपी पहला वाला और ये जो एसपी हो गया दूसरा वाला, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। ये पहला एसपी, ये दूसरा एसपी हो गया, दो पेन है और जैसे कि ये दो एसपी है। अब ये इस प्रकार से रेखीय के रूप में जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से दिख रहा है आपको, इस प्रकार से रेखीय जुड़ेगा, ठीक है। अब अगले पर बढ़ेंगे। अब दूसरा नंबर यहाँ पास डालें और लिखिए एसपी स्क्वायर में कितने कक्षक भाग लिए थे, तो कितने लिए थे, तीन, ठीक है। कितने एसपी स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहाँ पे तीन, क्योंकि जितने नए कक्षक लेंगे और एसपी स्क्वायर, ये संकृत ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। संकृत ये लिख लीजिएगा, यहाँ पास मैं संकृत करके लिख देता हूँ, स और ऑर्बिटल, स और संकृत ऑर्बिटल है कक्षक, कक्षक लिखिए, कक्षक,
ठीक है। अब एस पी स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी यहाँ पास 3 है तो 3 बनेगा। इसकी आकृति समझते हैं। अब देखिए ये कैसे रखता है, त्रिकोणीय आकृति रखेगा। कैसे रखेगा, त्रिकोणीय आकृति। हाँ, पहले वाले का जो एंगल कोण था, पहले वाले का जो एंगल कोण था याद रखें 180 डिग्री। लिख लीजिएगा एसपी का जो एंगल बनता है, एसपी का 180 डिग्री का बनता है। जैसे हम यहाँ बनाए थे तो यहाँ पास का जो कोण बनेगा 180 डिग्री। लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब समझना है आगे, एस पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पास का जो कोण बनेगा 120 डिग्री का, ठीक है। ये कितने का बनेगा, 120 डिग्री का। अब ये यदि इसे 3D में देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसे कि यह इस प्रकार से समतल और त्रिविमीय है। ये इस प्रकार से दिखेगा। देखिए सभी यहाँ के जो एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 120 में। देख रहे हैं, समतली भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पास आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देखिए और ये भी देखिए, ठीक है। तो ये चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो इसकी जो संरचना होगी क्या, त्रिकोणीय। कितने बनेंगे, 3, तो 3 बना दीजिए। अब यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 120, ठीक है। अब इसका जो, अब इसे हम काल्पनिक रेखा से मिला दें, यदि काल्पनिक रेखा मिला दें तो हमें त्रिकोणीय दिखेगा, और ये त्रिकोणीय नाम ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। अगला है तीसरा जो नंबर है sp3। कितने संकरण, कितने कक्षक भाग लेंगे, 4, ठीक है। जब 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, 4 संकृत कक्षक है, तो sp3 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 sp सभी कैसे कक्षक हैं, संकृत कक्षक, संकृत कक्षक है, ठीक है। सभी कैसे कक्षक है, संकृत कक्षक। अब देखिए इसकी आकृति कैसे बनेगी, तो इसकी आकृति संरचना कैसे बनेगा, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा। और ये आपने कहाँ देखा है, मैं आपको अगर सही बताऊं तो इसको आपने कहाँ देखा होगा, यदि आप पासपोर्ट फोटो खिंचवाने गए होंगे, पासपोर्ट फोटो जब खिंचवाने गए होंगे स्टूडियो पर, तो स्टूडियो में 2 लाइट लगे होते हैं किनारे, उसके नीचे एक ट्राइपॉड लगा होता है, ठीक है। तो ट्राइपॉड में क्या होता है कि जो नीचे होता है एंगल्स वो 3 प्रकार से बनते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से ट्राइपॉड खड़ा होता है, ये देख रहे हैं। इसकी आकृति इस प्रकार से बन रही है, 3 एंगल नीचे आएंगे और एक ऊपर आएगा। इस पर ये 3 बन गया, ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, सेम यही चीज है, ठीक है। अब समझते हैं ये। तो जो इसके एंगल जो बनते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के बनते हैं, ठीक है। इसको काल्पनिक रेखा से यदि हम मिलाना चाहें तो देखिए, और ये काल्पनिक रेखा से मिल गया, ऊपर से मिला दीजिए, आप ज्यादा अच्छा बना। तो ये क्या है, चतुष्फलकी, ठीक है। इसकी आकृति कैसे बनेगी, चतुष्फलकी बनेगी, ठीक है। और यदि हम इसे डंबल के रूप में जैसे दिखाएं तो कैसे दिखेगा ये, जैसे कि यह बना,
और ये ठीक है। इस प्रकार से इसकी काल्पनिक रेखा को मिला देते हैं हम। यदि ध्यान देना, काल्पनिक रेखा जब मिलाएं तो ध्यान देना कि जैसे ये मिलेगा और ये मिलेगा, पीछे से एक लाइन जाएगा जो इस हमने कौन कौन से रेखा मिलाया, ये जो हमें ये दिख रहा है ये वाला, ये वाला है, ठीक है, इसके जो पीछे है, और जो सामने हमको दिख रहा है ये वाला और ये वाला ये है, ठीक है। जो पीले रंग का देख रहे हैं पेन, ये वाला है, ठीक है। और यहाँ ये हम ऊपर लगा दे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बल्कि आकृति रखता है 109 डिग्री का 28 मिनट का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पास इसका क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। अब अगला है sp3d। अगला पढ़ेंगे sp3d। कितने के अक्षर भाग लिएंगे, 5। यहाँ भी 5 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ भी 5 संकरण लिख दीजिए, कितने जितने अक्षर है, sp3d, 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 ठीक है, sp3। और ये त्रिकोणी बनेगा। त्रिकोणी क्या था, द्विपिरामिड होगा, ठीक है। एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे। 5 हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। 5 है तो हमने 5 बना दिए। अब यदि हम इसे काल्पनिक रेखा को मिलाएं, इसे कोण लिख लीजिए। त्रिकोणी का कितना हो जाएगा, यदि हम त्रिकोणी की बात करें, जैसे त्रिकोणी जितने भी त्रिकोणी यहाँ पर बनते हैं, तो यहाँ पास बनेगा त्रिकोणी का 120 डिग्री का। कितने का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनता है। और जैसे कि ये पिरामिड है, ठीक है। देखिए पिरामिड कैसे बनेगा, पहले हम काल्पनिक रेखा को मिलाते हैं, फिर हम कोण लिखते हैं इसका, ठीक है। क्योंकि कोण तो हम बता ही चुके हैं पहले ही। पहले हम देखते हैं पिरामिड कैसे बनता है, ठीक है। ये बना, ये वाले को मिला दिया हमने। एक काल्पनिक रेखा यहाँ से खींचेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाला है इसको हम मिलाते हैं, ये देखिए, ठीक है। नीचे वाले को भी मिला दीजिए, तो ये कुछ पिरामिड जैसे बन जाता है। तो इसका जो कोण मैंने बताया था कि जो त्रिकोणी का होता है वो कितना होता है, 120। और यहाँ का कितना कोण हो जाएगा, यहाँ पास का ये जो पिरामिड बन रहा है, ये ऊपर वाला पिरामिड देख लीजिए चाहे नीचे वाले से, यहाँ पास का जो कोण बनेगा वो कितना का बनेगा, 90 का बनेगा। फिर से समझते हैं, जैसे कि एक रेखा ये खींचा हमने, एक एंगल ये खींचा और एक एंगल हमने ये खींचा। तो ये वाला एंगल, यदि हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की और इस एंगल की, तो 120 की हो जाती है। एक पिरामिड ऊपर से, एक पिरामिड नीचे खींचे, एक लाइन ऊपर खींचे, एक लाइन नीचे खींचे, तो एक पिरामिड जैसा जब बनता है, तो यहाँ पास देखिए, अब ये पूरे का हम नहीं लेंगे, केवल इतने की बात करेंगे। अब 120 को हटा दीजिए, अब केवल हम इतने की बात करेंगे, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये चीज का याद रखना। पहला कि त्रिकोणी, ये त्रिकोणी बन गया। अब एक के ऊपर हम एक पिरामिड लगा, एक रेखा ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, एक पिरामिड जैसे। तो इस प्रकार से बना हुआ दिख रहा है आपको, इस प्रकार से। इसमें बोर्ड में आपको ये समझ, इसलिए मैंने इन चीजों का प्रयोग करके बताया कि 3D में कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। पर देखें तो बोर्ड पर आपको इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन यदि आप रियल रूप में देखें तो ये इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अब मैं जो 120 की बात कर रहा था तो इस एंगल की बात कर रहा था। अब 190 की जो बात करेंगे तो ये 190, ठीक है। तो चीजें समझ रहे हैं आप। और ठीक है, एक यहाँ बनेगा और एक, इनको सभी को मिला दीजिए। तो पहले ये वाला मिलेगा, देखते चलिएगा, गलत नहीं मिलाना है, ठीक है। यहाँ पास मिलेगा,
फिर दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, ये त्रिकोणी का हो गया। और पिरामिड वाला फिर अलग से मिला दीजिए। ठीक है, इसके कोण कितने मैंने बताया, इसकी आकृति त्रिकोणी, एक ऊपर पिरामिड बन रहा है, एक नीचे पिरामिड बन रहा है, इसलिए पिरामिडीय। त्रिकोणी का जो कोण फिर से लिख लीजिए 120 डिग्री और 90 डिग्री। आपको अब तो याद भी हो चुका होगा। ठीक है, तो ये है SP3D। आगे बढ़ेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट लें। अब जो अगला मैं बताने वाला हूँ 5वां नंबर SP3D2। ठीक है, कितने 6 कक्षक भाग लेंगे और उतने ही नए कक्षक बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 6 कक्षक। तो SP3D2, 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। एक और SP3D2। तो सभी कैसे हैं? संकरित कक्षक हैं। इसकी आकृति कैसे बनेगी? अष्टफल की। देखिए कैसे बनता है, ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आकृति कैसे बनेगी? अष्टफल की। इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी। और इसमें कितने हैं? 6 हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। ठीक है, एक हम इसके नीचे लगाएंगे। तो ये आपको भले इस प्रकार से दिख रहा होगा, लेकिन ये समतल में बना हुआ है। ठीक है, समतल में। लेकिन समतल में आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन यदि हम इसे सही रूप में देखें तो यहाँ पास के जो एंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 90 के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब ये नीचे की बात करते हैं। तो ये नीचे एक बन गया, एक ऊपर आ गया। 90 का एंगल बन रहा है, ऊपर बन रहा है। यहाँ पास देखें तो 90 का एंगल बन रहा है। यानी कि हम इसे कैसे भी रख दें तो समतल कहीं से भी बन जाएगा। इस तरह में दिख रहा है कि हमको लग रहा है कि ये पिरामिड बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें सभी जो है 90 के एंगल पे हमें दिख रहे हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये कोई भी समतल बन सकता है। ये वाला पूरा समतल बन गया। अब इसको हम ऐसे रखते हैं तो ये वाला समतल बन गया। ऐसे कर दें, ये वाला पूरा समतल बन गया। यानी कि ऊपर दो 90 के एंगल बन जाते हैं। यानी कि आप यदि देखें सही रूप से इसको, तो ये भी 90 का एंगल ही बना रहा है। ठीक है, ये इसके सीधे में जा रहा है, समतल है ये समतल में है और ये ऊपर 90 के एंगल। यहाँ पास ध्यान देना, मैं छोटी पॉली को यहाँ पास नहीं बनाऊंगा। यदि मैं छोटी पॉली बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे एक इस प्रकार से हमने इसको बना दिया और छोटी पॉली को हम नहीं बना रहे हैं, केवल बड़ी पॉली ही दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह इसलिए बनेगा। हम छोटी लॉबी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पास बहुत ज़्यादा हमें थोड़ी सी अच्छा नहीं दिखे। SP3 और D3। ठीक है, कितने कक्षा भाग लेंगे? 7। कितने ऑर्बिटल संकृत होंगे? 7 ऑर्बिटल संकृत होंगे। तो देखिए SP3D3, इसको आप 7 बार लगातार यहाँ पास लिख दीजिए। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि इसके बनाने का तात्पर्य है कि हमने इसको लगातार लिखा है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब देखिए इसकी जो आकृति है वो कैसे बना। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, एक पांचवा। ठीक है, ये सभी समतल में है। समतल में समझ रहे हैं ना? समतल का मतलब समतल में। यहाँ पास 72 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 72 डिग्री का। अब यहाँ पास हमारे पास 5 हमने बना लिए हैं, छठवां एक ऊपर बनेगा और जो 7वां है इसके नीचे बनेगा।
समझ गए ना? एक पचवा मैंने ये लगा दिया। अब यदि इसको हम सही रूप से बराबर ढंग से यदि हम इसको विस्तार करें तो ये 72 डिग्री का बनेगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए, आप ऐसा देख रहे हैं, इसको आप ऐसे समतल में रखिए। किस में रखना है? समतल में। अब मेरे पास ये दो हमने कंप्लीट कर लिया, दो संकृत कक्षक, सॉरी 5 संकृत कक्षक, ये 5 संकृत कक्षक है। अब देखिए मैं एक ऊपर लगाता हूं, ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है, और एक नीचे। ये बनाना थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। लास्ट के दो, ये पहला, ये लास्ट वाला और इसके पहले वाला, ये बनाना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा आपसे, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश और करूंगा कि और अच्छे से बने, ताकि आप चीजों को समझ पाए। तो देखिए ये समतल बन गया 5 का, और ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये पिरामिड बन जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा। अब देखिए ये वाला एंगल 72 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला 90 का हो जाएगा सभी में, ठीक है। तो यहाँ से हम काल्पनिक रेखा जब खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे मिल रहा है, इससे मिलेगा, ये इससे। अब पीछे की बात करें तो ये पीछे वाले हो जाएगा, फिर ये इधर के पीछे वाले हो जाएगा, ठीक है। आप सब देख रहे हैं, सभी में जाएगा। ये ऊपर का पिरामिड हो गया, फिर आप इसी प्रकार नीचे का पिरामिड मिलेगा। यानी कितने पिरामिड हो जाएंगे? 2। तो सभी से मिलेगा। एक काल्पनिक रेखा अच्छे से बना लेना बुक में, जो इस चित्र को द्विपिरामिड में बदलता है। और एक लाइन जो मैं यहाँ से खींचूंगा, काल्पनिक रेखा खींचेंगे। काल्पनिक मतलब जो डैश डैश से हम प्रदर्शित करें, हम ऐसा लगे, ठीक है। और ये पांचों मिल चुके हैं, और हम इसको भी मिला देते हैं, इन पांचों को आपस में मिला देते हैं। थोड़ी सी हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट हो, तो इन चीज़ों को बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाए तो बहुत ही अच्छे से बनेगा। और फिर से अब देखिए ये वाला जो लाइन है, ऊपर से खींचें और सीधे नीचे की ओर आए, इधर से पहुंचे सीधे नीचे की ओर आए, ठीक है। दूसरा, तीसरा ये होगा, सीधे नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पास से सीधे नीचे की ओर आएंगे, और यहाँ पास से भी सीधे नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये थोड़ी सी अजीब से दिखने लग गया है, क्योंकि आपके नोट पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बनेगा, ठीक है। पंचभुजीय द्वि पिरामिड, ठीक है। इसकी जो पंचभुजीय द्विपिरामिड का एंगल मैंने क्या बताया, द्विपिरामिड का क्या बनेगा? 90, ठीक बात। देखिए ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 का एंगल बनाएगा, इसमें भी 90 का एंगल बनाएगा, सभी में 90 का एंगल बनाएगा। जो समतल में है और जो सीधे हमने इसको खड़े किया था, वो किससे बनेगा? 90 एंगल से। और ये पंचभुजी कितने का बनेगा? 72 डिग्री का। यहाँ पास में लिख देता हूँ 72 डिग्री का, ठीक है। अब इसके हम यदि डंबल के रूप में यदि आप देखना चाहते हैं तो चलिए डंबल के रूप में बनाते हैं इसको। ऊपर एक पिरामिड, एक नीचे बना दिया। अब सभी को डंबल में बना दो। इसको इससे मिला दो, इसको इससे, और ये, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला है और ये सबसे ऊपर वाला है, तो ये सभी से मिलेंगे। यदि हम इसे काल्पनिक रेखा में दिखाएं तो और अच्छा बनेगा। अभी नीचे वाले को हम मिला देते हैं, ठीक है। यदि हम अलग अलग पेन का प्रयोग करके इसको बनाएंगे समझे तो ये कुछ अलग ही दिखेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको आज पता चल गया होगा कि संकड़ को समझना बहुत ही आसान है, यदि हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझें तो, ठीक है। इसके साथ ही हमने आपको क्या क्या चीजें बताई कि एसपी संकड़ कैसे बनता है और इसकी आकृति कैसे बनती है, इसके कोण का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, और इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना। जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे बहुत ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पेन का प्रयोग करके आपको बताया कि हम 3D में इस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमें कोई बहुत महंगी चीजें खरीदने की आवश्यकता नहीं, हम आराम से घर में पेन का यूज करके 3D को देख सकते हैं।
यदि आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको आगे क्लास में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जब हम बताएंगे कि BeCl2 इसका संकरण कैसे निकालेंगे, तो जब हम एक बार इसको आप एग्जाम्पल देकर आपको समझा देंगे तो फिर आगे की चीज़ें आप खुद ही कर लेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाली क्लास में आपको नियम बताएं कि किसी भी सूत्र को देखकर हम उसका संकरण कैसे निर्धारण कर सकते हैं, उसकी एंगल क्या होगी वो कैसे निर्धारण कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मेरे पास 2 से 3 ट्रिक हैं जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी सूत्र को देखकर उसके एंगल, उसके शेप को निर्धारित कर सकते हैं, उसके संकरण क्या है ये भी बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरे फ्रेंड तक जरूर इस क्लास को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।